अरे अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। लड़का जॉइंट फैमिली में रहता है तो क्या हुआ? देख बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश कर। आज तक तुझे जितने भी रिश्ते आए सभी लड़के जॉइंट फैमिली से ही तो है। आज तक तू ना 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 कहती रही। इस बार पापा ने बताया अगर इस रिश्ते को तुमने ना कह दिया तो फिर तुम और तुम्हारा फैसला, इसलिए तुम अच्छे से सोच लो। क्या जॉइंट फैमिली लगा रखा है माँ? जॉइंट फैमिली ने आपकी क्या हालत की है मैं बचपन से देख रही हूँ। पापा के आगे आप एक शब्द नहीं बोल पाती और दादी के आगे पापा कुछ नहीं बोल पाते। आपको कौन से कपड़े पहनने, आपको कब कहाँ जाना है, यहाँ तक कि आपको किसी से क्या बात करनी है ये भी इस घर के बड़े तय करते हैं, जैसे ये राजा महाराजा हो और आप उनकी गुलाम। मैं इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहने वाली, चाहे जो हो जाए, क्योंकि मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी है। क्या हुआ? हमेशा प्यार से रहने वाली माँ बेटी आज किस बात को लेकर झगड़ा कर रही है? और सपना, अगर आंटी जी की तरफ कोई आंख बड़े करके भी देखे ना तो तुम गुस्से से लाल हो जाती हो, और आज तुम अपनी माँ पर गुस्सा कैसे कर रही हो? क्या बात है? सपना जॉइंट फैमिली में रहने वाली लड़की, उसके लिए बहुत ही अच्छे लड़के का रिश्ता आया है, लेकिन लड़का पूरे फैमिली के साथ रहता है और इसी वजह से सपना उस लड़के के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रही। उसे समझा समझाकर उसकी माँ जागृति थक गई थी। दोनों माँ बेटी की बातें बातें क्या झगड़ा चल रहा था, तभी सपना की सहेली सृष्टि उनके घर आ जाती है। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई, तुम ही अच्छे से समझाओ अपनी सहेली को। अब मैंने तो इसके सामने हाथ ही टेक दिए। जॉइंट फैमिली में शादी नहीं करनी, बस इसी बात को लेकर बैठ गई ये तो। अरे माँ, मैं यूं ये सब नहीं कह रही हूँ, आपको भी पता है जॉइंट फैमिली में शादी ना करने की मेरी भी कुछ वजह है। जॉइंट फैमिली नाम सुनकर मुझे डर लगता है मेरी फ्रीडम जाने का, पूरी जिंदगी लोगों के आगे पीछे करने का, उनकी मर्जी से जीने का। ना बाबा ना, मुझसे नहीं होगा ये सब। अरे पगली, तुझसे किसने कहा कि जॉइंट फैमिली का मतलब अपनी जिंदगी लोगों को सौंपना होता है, लोगों की गुलामी करना होता है? किसने कहा? मतलब तू शहर चली गई, गांव की सारी बातें भूल गई क्या? हमने बचपन से हमारी माँ को इस जॉइंट फैमिली में घुटन की जिंदगी जीते हुए देखा है। वो अपना कोई भी फैसला खुद नहीं ले पाती। तुम्हें लगता है इतना पढ़ लिख जाने के बावजूद मैं ऐसी जिंदगी जी पाऊंगी? मुझे कुछ भी समझाने से पहले एक बार तुम खुद की तरफ देखो। तुम शहर में रहती हो, न्यूक्लियर फैमिली में रहती हो, कितनी खुश हो। एक बार तुम्हारे चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस है ना, वो देखो। क्या तुम्हें लगता है जॉइंट फैमिली में रहने वाली एक औरत इतने कॉन्फिडेंस से किसी से बात कर सकती है? तुम ही बताओ। आज तुम्हें यहाँ आना था तो तुम आ गई। अगर तुम जॉइंट फैमिली में रहती तो मेरे माँ के फोन कॉल पर तुम यहाँ आ पाती। 100 तरह की क्यों, क्या, कैसे, इन सब के जवाब देने पड़ते तुम्हें तुम्हारे घर के सो कॉल्ड बड़ों को। ना बाबा ना, मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं उस रिश्ते के लिए ना कह रही हूँ और ये तय है। जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी जिंदगी है, तुम बड़ी लिखी हो, तुम अपने फैसले खुद ले सकती हो। लेकिन एक बार मैं जो कहना चाहती हूँ ना, वो बात ठीक से समझ लो। एटलीस्ट सुन तो लो। आज जहाँ पर तुम हो वहां पर 2 साल पहले मैं भी थी। आज जो बातें तुम्हारे मन में चल रही है, जब मुझे इनका रिश्ता है ना तब मेरे मन में भी यही चल रहा था। लड़का अच्छा है, सब कुछ सही है, बस लड़का जॉइंट फैमिली में रहता है। एक इसी बात को मैं भी पकड़ कर बैठ गई थी, और अभी जो बेवकूफी तुम कर रही हो ना वो मैं भी करने जा रही थी। लेकिन फिर पता नहीं, शायद भगवान की मर्जी थी या फिर मेरा कुछ नसीब, इसलिए मैंने उस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। सृष्टि, तुम यूं घुमा फिरा कर बात क्यों कर रही हो? तुम जो भी कह रही हो सब मेरे ऊपर से जा रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें 2 साल पहले की स्टोरी सुनाती हूँ, फिर तुम डिसाइड करना तुम्हें इस रिश्ते के लिए हाँ कहना है या ना। 2 साल पहले जैसे शुरू में हमने देखा, सपना के लिए जॉइंट फैमिली से रिश्ता आया है और वो जॉइंट फैमिली में शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि उसने देखा है अपनी माँ को घुटन भरी जिंदगी जीते हुए। कुछ ऐसा ही हाल 2 साल पहले सृष्टि का था। सृष्टि को हमेशा लगता था कि उसकी शादी शहर में होनी चाहिए, क्योंकि शहर में सब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, बिल्कुल अलग अलग, किसी को किसी से कुछ भी लेना देना नहीं। क्योंकि बचपन से उसने गाँव में देखा था, गाँव में हर एक परिवार एक दूसरे के साथ रहता था। घर की बहू क्या पहनेगी, कैसे रहेगी, यहाँ तक कि मायके कब जाएगी, ऐसी छोटी छोटी चीज भी उन्हें घर के बड़ों से पूछनी पड़ती थी, उनसे इजाजत लेनी पड़ती थी। खुद के मन से जीना तो दूर, वो खुद की पसंद की साड़ी भी खुद के लिए नहीं खरीद सकती थी। और ऐसी जिंदगी जीने में सृष्टि को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने अपने घर वालों को साफ साफ बता दिया था कि वो गांव में शादी नहीं करेगी। ऐसे ही एक दिन गांव के जमींदार के बेटे से लेकर गांव के सरपंच के बेटे तक तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए हर एक अच्छा रिश्ता देखा, लेकिन तुम शुरू से जिद पकड़ कर बैठी थी तुम्हें गांव में शादी नहीं करनी। तुम्हारी बात को समझते हुए
तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा ने शहर का रिश्ता देखा है। लड़का दिखने में अच्छा है, तुम्हारी तरह पढ़ा लिखा है, अच्छा खासा कमाता है, इतना सब कुछ सही है। लेकिन अब इस रिश्ते को ना कहने की कोई भी बात की ना तुमने, या फिर ये ज्वाइंट फैमिली वाली बात छेड़ दी बेटा, अगर तुमने ना कह दिया तो इस घर में सब मुझे ही ताने देंगे, समझी? शादी मेरी, जिंदगी मेरी, लेकिन फैसला उन सबका। इसीलिए मुझे जॉइंट फैमिली नहीं चाहिए थी। मैं इस रिश्ते के लिए ना कह रही हूँ, लेकिन डर आपको लग रहा है, क्योंकि पूरे परिवार में हाँ मिलाने की आपको आदत लग गई है, और उनको आदत लग गई है हमेशा आपकी हिलती हुई, उनके सामने झुकी हुई मुंडी टेकने की। बेटा लड़का पढ़ा लिखा है, उसका परिवार भी अच्छा है, हमारी तरह गांव में रहने वाले लोग नहीं है। फिर इतना गलत क्यों सोच रही हो? जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं होगा, और क्या पता अगले 2 साल में उस लड़के की बदली भी हो जाए, फिर तो वहां तुम दोनों ही रहोगे ना। आज तुम ना कह दोगी और फिर कल जाकर पछताओगी। सृष्टि बेटा मेरी बात सुनो, तुम्हें इस रिश्ते के लिए अपना मन तैयार करना ही होगा, क्योंकि आज तक तुम 50 से ज्यादा लड़के देख चुकी हो और उनको ना कह चुकी हो। इस बार पापा तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाले। अगर उनकी तरफ से हाँ आया तो तुम्हारी शादी उसी लड़के के साथ होकर आएगी। रोहिणी की बातें सुनकर सृष्टि का चेहरा मुरझा जाता है। जॉइंट फैमिली और जॉइंट फैमिली के नखरे सृष्टि बचपन से देख रही थी, और वो अपनी पूरी जिंदगी वही सब नहीं देखना चाहती थी। लेकिन शायद सृष्टि के नसीब में भगवान ने जॉइंट फैमिली ही लिख कर रखी थी। 50 रिश्तों को इनकार करने के बाद भी सृष्टि को जॉइंट फैमिली ही मिली थी। बीच में ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। सृष्टि को लड़के वालों की तरफ से हाँ आता है। सृष्टि अभी भी मना कर ही रही थी, लेकिन घर के सभी बड़े सदस्य सृष्टि को समझाते हैं। बेमन से ही सही, लेकिन सबके लिए सृष्टि उस लड़की के साथ शादी करने के लिए हाँ कह देती है। अगले कुछ ही महीनों में बड़े ही धूमधाम से गांव की सृष्टि की शादी शहर के सूरज के साथ हो जाती है। शादी के बाद गांव की जॉइंट फैमिली में पली बड़ी सृष्टि सूरज के साथ शहर की जॉइंट फैमिली में रहने चली जाती है। शादी के बाद तुरंत सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। शादी के अगले दिन, अरे बहू, तुम इतनी सुबह इस पानी के बकेट के साथ क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, बस मैं नहाने जा रही थी। इतनी सुबह? अभी तो सूरज उगने में पूरे 2 घंटे बाकी है। एक बार घड़ी की तरफ देखो, अभी सिर्फ सुबह के 4 बज रहे हैं। तुम्हें हर रोज इतनी सुबह उठने की आदत है क्या? नहीं, आदत तो नहीं है, लेकिन कल ही तुम्हारी शादी हुई है, शादी के पहले इतने सारे काम होते हैं। इतने दिनों की तुम्हारी थकान अभी पूरी तरह से उतरी भी नहीं होगी, और तुम इतनी सुबह उठ गई। अगर तुम्हें सुबह जल्दी उठने की आदत होगी तो भी इतनी सुबह उठने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी आदत बदलनी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह शाम 7:30-8 बजे से पहले कोई उठता ही नहीं। मैं भी नहीं उठती। तो फिर आप अभी यहाँ? अरे वो तो मुझे प्यास लगी थी, इसलिए पानी लेने के लिए किचन जा रही थी। पानी पीकर मैं फिर सो जाऊंगी। तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? नींद तो बहुत आ रही है माँ जी, मेरी तो आंख भी नहीं खुल रही। लेकिन हमारे गांव में ना, हमारे घर में जितनी भी बहू है वो सब बड़ों के उठने से पहले उठ जाती हैं, पूरे घर की साफ सफाई कर लेती है, स्नान कर लेती है। मैंने सोचा आपके यहाँ भी ऐसा ही होगा, इसलिए मैं इतनी जल्दी उठ गई थी, ताकि सबके उठने से पहले मैं उनके लिए गर्म पानी तैयार रखूं और नाश्ता भी। अरे बेटा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। बाथरूम में गीजर है, उठने के बाद जिसको गर्म पानी चाहिए वो अपने हाथों से गर्म पानी ले लेता है और नहा लेता है। और रही बात नाश्ते की, तो सबका स्नान होने तक हमारी काम वाली कमलाबाई भी आ जाती है। वही सबके लिए नाश्ता भी बना देगी, दोपहर का खाना भी बनाएगी, सबके रूम भी साफ कर देगी और कपड़े भी धो देगी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबके लिए मतलब मेरे लिए भी? लेकिन मैं तो घर की बहू हूँ ना, ये सब काम तो मेरे है ना। अरे ये सब काम तुम्हारे, ऐसा कहीं पर लिखा है क्या? काम वाली बाई सबके लिए नाश्ता बनाएगी, सबके रूम भी साफ करेगी, तुम्हारा भी। तुम घर की बहू हो, इसका मतलब तुम परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। हमने तुम्हें हमारे घर की बहू इसलिए नहीं बनाया कि हम तुमसे नौकरों की तरह काम करवाए। काम वाली बाई आएगी, सबको चाय नाश्ता जो भी देना है वो कर लेगी। जाकर तुम आराम करो थोड़ी देर। और गांव की बहू करती होगी इतनी सुबह स्नान। तुम्हें इतनी सुबह उठने की, स्नान करने की कोई जरूरत नहीं है। जी माँ जी। ओहो, फिर माँ जी, जब हम रिश्ता तय करने तुम्हारे घर आए थे उसी दिन मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम्हें मुझे माँ जी कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे सिर्फ माँ या फिर सूरज की तरह मॉम कह सकती हो। एक बार ठीक से मेरी तरफ देखो। अरे यार, मैं किसी भी एंगल से तुम्हें सास लगती हूँ क्या? तुम एक माँ छोड़कर दूसरी माँ के पास आई हो। अगर आइंदा तुमने मुझे माँ जी कहा ना, तो फिर देख लो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है माँ।
ये हुई ना बात। चलो जाओ, जाकर आराम करो। काफी अजीब अजीब चीजें देखकर, अजीब अजीब बातें सुनकर और जॉइंट फैमिली के बारे में दुनिया भर की गलत फहमियों के साथ सृष्टि अपने शहर के जॉइंट फैमिली में रहने आई थी। जैसे गांव की बहू सुबह जल्दी उठती है, सबके उठने से पहले नहा धोकर तैयार हो जाती है, यही सब देखकर तो सृष्टि बड़ी हुई थी। इसीलिए शादी के अगले दिन सुबह हर बहू की तरह सृष्टि भी जल्दी उठ जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी सास देखती है वो इतनी सुबह सुबह नहाने जा रही है तो तुरंत उसे रोक लेती है और आराम करने के लिए वापस उसके कमरे में भेज देती है। सृष्टि कमरे में जाती है और पलंग पर लेट जाती है। तभी ये ऐसी कैसी जॉइंट फैमिली है? हमारे गांव में तो अगर एक दिन भी माँ देर से उठती थी तो घर में कितना तमाशा होता था। माँ के संस्कारों से लेकर माँ के मायके तक हर एक बात को लेकर माँ को ताने दिए जाते थे। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहू हो, बेटा हो या फिर सास ससुर, सब एक साथ उठते हैं, एक साथ नाश्ता करते हैं। घर के बाकी सभी सदस्यों की तरह घर की बहू को भी कामवाली बाई ने बनाया हुआ गर्मा गर्म नाश्ता मिलता है। काश मेरी माँ और गांव की सभी औरतों को भी ऐसी फैमिली मिलती। ये एक लोग हैं और एक हमारे गांव के लोग जो कहते क्या जरूरत है घर में कामवाली बाई लगाने की, घर में 4-4 औरतें हैं, झाड़ू पोछा बर्तन करके सभी काम कर लेंगे और उनके पास वक्त बच गया तो उनकी सेवा भी करेगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। गांव की जॉइंट फैमिली और शहर की जॉइंट फैमिली, दोनों परिवारों में कितना अंतर है संस्कारों का, विचारों का। बस इसी के बारे में सोचते हुए सृष्टि खुद से बड़बड़ा रही थी। खुद से बातें करते वक्त कब सृष्टि की आंख लग जाती है उसे पता भी नहीं चलता। सुबह के 9:30 बजे। सॉरी माँ, पता नहीं मेरी इतनी देर तक आंख कैसे लगी। मैंने अलार्म भी लगाया था लेकिन पता नहीं कैसे अलार्म बजा ही नहीं, पता नहीं ऐसे कैसे हुआ। अरे शांत हो जाओ बेटा, आंख लग गई होगी, इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है। ये घर तुम्हारे लिए नया है, सोने की जगह नहीं थी। कल रात तुम्हें ठीक से नींद नहीं आई होगी और फिर बता रही थी तुम सुबह 4 बजे उठ गई थी। उसी ने तुम्हें फिर से सोने के लिए भेज दिया था ना, तो तुम्हें उठने में देर हो गई। कोई बात नहीं, पहले तुम शांत हो जाओ, फिर फ्रेश होकर आओ, हम थोड़ी देर रुक जाते हैं, उसके बाद हम सब मिलकर नाश्ता करेंगे। मैंने सोचा सिर्फ सास ही अच्छी है, यहाँ तो ससुर भी अच्छे है। पता नहीं यार ये लोग इतने कैसे फ्री हैं। ऐसा बिल्कुल लग ही नहीं रहा है मैं जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ। अगर हमारे गांव में मेरी माँ या भाभी इतनी देर से उठ जाती तो अभी तक तो उनके मायके वालों को ससुराल में बुलाया जाता। क्या हुआ बेटा, कुछ कहा क्या तुमने? कितने प्यार से बेटा बेटा कहते हैं, नहीं तो हमारे यहाँ बहू बहू बहू। कुछ नहीं पापा जी, आप लोग शुरू करो ना नाश्ता, मैं बस 10 मिनट में आती हूँ। सृष्टि के शहर के परिवार में जो छोटी छोटी चीज हो रही थी उससे उसे समझ में आ रहा था कैसे उसके गांव के जॉइंट फैमिली से ये शहर के जॉइंट फैमिली बिल्कुल अलग है। इनकी जॉइंट फैमिली का मतलब सिर्फ एक दूसरे के साथ रहना है, किसी की गुलामी करना नहीं। ऐसा परिवार पाकर कुछ ही दिनों में सृष्टि के चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलकने लगी थी। अब सृष्टि की शादी को 4-5 दिन हो गए थे। एक दिन ऐसे ही सृष्टि घर में चल रही थी तो उसका पैर साड़ी में अटक जाता है और वो अपनी सास से टकराने लगती है। अब उसे लगता है कि अब तो उसकी सास बहुत डांटेगी। डांट सुनने का डर उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था। उसकी सास भी उसकी तरफ शांत नजर से देख रही थी। तभी सॉरी माँ, वो मैं सीढ़ियों से आ रही थी और मेरा पैर साड़ी में अटक गया। माँ, आपको धक्का मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था, सच में सॉरी। सृष्टि, तुम्हारे पास कोई सॉरी की टंकी है क्या? है जब देखो तब हर किसी को सॉरी सॉरी कहती रहती हो। मैं तुम्हारी तरफ देख रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ। जब तुम शादी करके इस घर में आई थी उसी रात मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम कंफर्टेबल कपड़े पहन लो, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। साड़ी पहनकर घर में इधर उधर घूमते हुए तुम्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं होती? तुम्हें साड़ी पहनना, ऐसा घूंघट लेना पसंद है क्या? मैं तो 3-4 घंटे से ज्यादा साड़ी पहन ही नहीं सकती, और घर में तो बिल्कुल नहीं। माँ, सच बताऊं तो मुझे साड़ी पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हमारे गांव में सभी बहू साड़ी पहनती है। मैंने तो सिर्फ सर पर पल्लू लिया है, वो तो पूरा यहाँ तक अपने ओंठों तक साड़ी का पल्लू लेती है। मैंने सोचा साड़ी नहीं पहनूंगी और किसी को कुछ आपत्ति हुई तो बड़े भैया, बड़ी दीदी, बड़ी भाभी, दादी, दीदी, बाकी सब लोग भी तो है ना घर में, और हमारे आस पड़ोस के लोग, उन्हें भी तो अजीब लगेगा। अरे किस जमाने में जीती हो यार तुम। लोग क्या कहेंगे, किसी को क्या लगेगा, इससे पहले आता है कि हमारे लिए हमारी बहू कपड़ों में कंफर्टेबल है कि नहीं। तुम साड़ी पहन रही हो और दिन में 10 बार गिर रही हो, तुम्हें चोट लग रही है। इससे बेहतर तो यह है कि तुम ड्रेस पहन लो। अब मुझे देखो, मैं बाहर सलवार सूट पहन लेती हूँ, लेकिन घर में मुझे जींस टॉप प्लाजो शर्ट पहनना पसंद है तो वही पहनती हूँ। मेरी इतनी उम्र है, मैं ये थोड़ी ना सोचती हूँ लोग क्या कहेंगे। इतनी उम्र हो जाने के बाद, बहू के आने के बाद भी सास कैसे घूम रही है।
मेरे लिए ये मैटर करता है कि मैं कौन से कपड़ों में कंफर्टेबल हूँ, मुझे कैसे कपड़े अच्छे लगते हैं। तुम बड़ी बहू को ही देख लो, शॉर्ट फ्रॉक से लेकर जींस तक सब कुछ पहनती है, और मुझे अपनी छोटी बहू भी बिल्कुल वैसी चाहिए, लोगों के बारे में बिना सोचे अपनी जिंदगी खोल कर जीने वाली। अरे बेटा, तुम्हारे लिए जॉइंट फैमिली का मतलब क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जॉइंट फैमिली में रहना मतलब किसी की गुलामी करना नहीं होता। हम लोग बस एक दूसरे के साथ रहते हैं, बाकी तुम अपने अपने सभी निर्णय खुद ले सकती हो, सब कुछ तुम्हारे मन का कर सकती हो। तुम्हें कहाँ घूमने जाना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, ये सारे डिसीजन तुम्हारे, और ये डिसीजन लेने का हक तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं है, फिर चाहे तुम घर की बहू हो या बेटी। हर्षा की बातें सुनकर सृष्टि एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। जिस लड़की को कुछ महीनों पहले जॉइंट फैमिली इस नाम से भी घिन आती थी, उस लड़की के मन में जॉइंट फैमिली को लेकर एक अलग ही इज्जत तैयार हो गई थी। उनके विचार, उनके ख्यालात देखकर जॉइंट फैमिली का एक अलग ही अर्थ सृष्टि को समझ में आया था। जॉइंट फैमिली के नाम से 50 रिश्ते को ना कहने वाली लड़की ने अगले कुछ ही महीनों में शहर के जॉइंट फैमिली में खुद को एडजस्ट कर लिया था, क्योंकि उसके साथ उसका पूरा परिवार था, उसे अपने परिवार में शामिल करने के लिए। 2 साल बाद तुम्हें मेरे चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है ना सपना, वो मेरी फैमिली की वजह से है, मेरी जॉइंट फैमिली की वजह से। क्योंकि शादी के बाद मुझे एक ऐसा परिवार मिला है जिसने मेरी जॉइंट फैमिली को लेकर जितनी सारी गलतफहमी थी वो सभी मिटा दी। सच में यार, तुम्हारी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरे लिए तो प्रेरणा देने वाली भी। सृष्टि की बात सुनकर सपना को यकीन हो जाता है कि हर एक साथ रहने वाला परिवार एक जैसा नहीं होता। कुछ जॉइंट फैमिली सृष्टि की फैमिली के जैसे भी होती है। सपना सृष्टि की बातों से प्रभावित हो जाती है और जॉइंट फैमिली में शादी करने के लिए हाँ कह देती है। मैंने तुझे कितनी बार बोला है बहू कि साड़ी पहनकर मंदिर जाया कर, लेकिन तुझे मेरी कोई भी बात समझ नहीं आती। माँ, क्या हो गया अगर मैं सूट पहनकर मंदिर चली गई? सूट भी तो बुरा नहीं है, और काजल भी तो हर तरह के कपड़े पहनती है, और वो भी इस घर की तो बेटी लगती है ना, उसको तो आप कुछ नहीं कहती हैं। हमारे घर की कुछ परंपराएं हैं जो कि एक बहू को निभानी चाहिए। जब काजल की शादी होगी, अगर उसकी सास उसे साड़ी पहनने को कहेगी तो उसे पहननी पड़ेगी। उमा और सरोज ऐसे ही लड़ाई कर रही होती है कि तभी कॉलेज से थकी हुई काजल वापस आती है और दोनों को लड़ता हुआ देखकर कहती है, हे भगवान, इन लोगों का तो ये डेली सोप सास बहू खत्म ही नहीं होता। जब देखो लड़ाई करती रहती है, कितना भी समझा लो। मैं तो अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ, मैं तो बोल बोल के थक चुकी हूँ। काजल बिना किसी बात पर ध्यान दिए हुए अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। एक दिन जब पूरा परिवार साथ में बैठा हुआ था, तभी काजल के पिताजी अनूप ने कहा, काजल बेटा, तेरे लिए बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। लड़का पढ़ा लिखा है और माँ बाप का इकलौता लड़का है। मैं तो कहता हूँ इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे, बहुत खुश रहेगी। फिर से बोलना पापा, क्या बोला आपने? अपने माँ बाप का इकलौता लड़का है? आपको कितनी बार बोला है कि मैं ऐसे घर में शादी नहीं करूंगी जहाँ पर सास हो। देख रही है सरोज, तूने अपनी बेटी को कितना सिर पर चढ़ा रखा हुआ है। देख रही हूँ माँ जी, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। अरे आपकी हरकतें देखकर मेरी बेटी सास शब्द से ही डरने लग गई है। देख लिया पापा इनका ड्रामा, इसलिए मैं ऐसे घर में शादी करूंगी जहाँ पर सास ना हो। बस बोल दिया तो बोल दिया। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और काजल के लिए एक प्रतीक नाम के लड़के का रिश्ता आता है। प्रतीक के घर में बस वो है और उसके पिताजी थे। जब अनूप ने उस रिश्ते के बारे में काजल को पूरे परिवार के सामने बताया तो काजल ने कहा, इसमें सोचना क्या है पापा, सोचो सिर्फ पति और उसके पिताजी, मेरी लाइफ तो सेट हो जाएगी। आपको तो पता ही है, शादी होने के बाद बीवी को ही होम मिनिस्टर कहा जाता है और मैं तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगी। सोच ले बेटा, अगर तू ऐसे घर में शादी करके जाती है जहाँ पर सास ना हो तो सब चीजें अकेले संभालनी पड़ेगी। क्या तू ये सब कुछ कर पाएगी? घर में एक बड़ी औरत होती है तो उसमें कई तरह की बातें सीखी जाती है। माँ, इतने समय से आपको और दादी को देखकर मैं बड़ी हुई हूँ, और इतना तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि मैं ऐसे घर में शादी नहीं करूंगी जहाँ मेरी सास हो। पापा, आप ये रिश्ता फाइनल कर दो। अब ऐसा ही होता है। काजल के कहने के बाद अनूप भी प्रतीक के घर वालों से बात करते हैं और प्रतीक के पिताजी अनिरुद्ध भी शादी की रजामंदी देते हैं। काजल और प्रतीक की शादी हो जाती है, लेकिन असली कहानी तो शादी की अगली सुबह शुरू होती है। उठो काजल, कब तक सोती रहोगी? तुमने टाइम नहीं देखा क्या? काजल अंगड़ाई लेते हुए उठी और बोली, क्या हो गया है जी? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? अभी तो सुबह के 7 बजे है, इतनी जल्दी कौन उठता है? सुबह के 7 बज गए हैं। आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। तुम्हें नाश्ता पानी नहीं बनाना क्या? लोग क्या बोलेंगे कि तुम अभी तक सो रही हो? आज तो आपकी छुट्टी है ना, क्योंकि शाम को मेरी मुंह दिखाई की रस्म भी है और पिताजी ने तो मुझे रात को ही बोल दिया था कि वो खाना नहीं खाएंगे।
किसने क्या बोला छोड़ो, लेकिन इस घर की बहू हो तुम, तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। जाओ और अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करो। और हाँ, खाने में खीर पूरी और एक सब्जी बना लेना। प्रतीक की बात सुनकर काजल रसोई की तरफ नींद में ही बढ़ने लगती है और प्रतीक उसे रोकते हुए कहता है, सुनो, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखा कर नहीं भेजा क्या? घर की बहू क्या बिना नहाए धोए घर का चूल्हा जलाती है? काजल अब अपने पति से बहस नहीं करती और तुरंत ही सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाने के बाद रसोई में जाती है और खाना बनाते हुए कहती है, मैंने तो सोचा था घर में ही 2 लोग हैं, रोज इन्हें चाय के साथ ब्रेड बटर दे दूंगी, लेकिन मेरे पति को तो पकवान चाहिए। सास नहीं मिली लेकिन सास जैसा पति मिल गया। अब ऐसा ही होता है। काजल नाश्ता बनाकर सब लोगों के लिए परोस देती है और नाश्ता करने के बाद काजल का ससुर अनिरुद्ध कहता है, काजल बहू, तुमने सच में खाना बहुत अच्छा बनाया है, बहुत बढ़िया। ये लो पहली रसोई का नेक। काजल अपने ससुर की मुंह से अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन प्रतीक कुछ नहीं बोल रहा था। काजल ने पूछा, बताओ ना जी, आपको खाना कैसा लगा? पसंद नहीं आया क्या? ठीक बना है, लेकिन तुम थोड़ा और बेहतर बना सकती हो। सब्जी में नमक कम है और ये पूरी थोड़ी और नरम होनी चाहिए थी। अनिरुद्ध कुछ नहीं कहता और काजल भी जल भुनकर राख हो जाती है। ऐसे ही शाम को उसकी मुंह दिखाई की रस्म थी। काजल अच्छे से तैयार होकर सभी औरतों के बीच में बैठी हुई थी। काजल ने घूंघट में कहा, सही है, कम से कम मेरी सास नहीं है, इसलिए ज्यादा नाटक तो नहीं होगा, वरना तो मुझे कहती कि साड़ी अच्छी पहनो, मेकअप ज्यादा लगाओ। अब मेरी मुंह दिखाई मेरे हिसाब से हो रही है। काजल को नहीं पता था कि अभी उसके सिर पर एक और आफत आने वाली है। तभी वहां पर उनकी पड़ोसन कांति का आना हुआ और उसने कहा, नई नवेली बहू है तो और हम तेरी मुंह दिखाई करने आए हैं, फिर भी आधा मुंह तो हमें तू दिखाई रही है, घूंघट थोड़ा सा बड़ा कर ले, अच्छी लगेगी। कांति ने ये बोलकर काजल का घूंघट दुगना कर दिया। काजल को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह चुप रही। सभी मुंह दिखाई करके चले गए। एक दिन काजल बाजार सब्जियां लेने जाती है, तभी रास्ते में उसे गोलगप्पे वाला दिखता है, तो उसने कहा, अरे वाह, मेरा बहुत दिनों से गोलगप्पे खाने का मन कर रहा था, आज खा ही लेती हूँ। देखो, अगर मेरी सास होती तो मुझे ये सब भी नहीं करने देती। काजल ये सब बोलकर गोलगप्पे खाने लगती है, लेकिन तभी वहीं से गुजरती हुई कांति ने उसे गोलगप्पे खाते हुए देख लिया और तुरंत ही उसके पास पहुंच गई और बोली, ये सब क्या कर रहे हैं बहू? अभी तुझे शादी करके अपने ससुराल आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और तू इस तरह बाहर गोलगप्पे खा रही है। आंटी जी, मुझे घर पर गोलगप्पे बनाना नहीं आता, तो बाहर से ही खाऊंगी ना। नई नवेली बहू को इस तरह सभी लोगों के सामने गोलगप्पे खाना शोभा नहीं देता है, तू पैक करके घर लेकर जा भी सकती थी। काजल चुप हो जाती है। तभी कांति की नजर उसकी खरीदी हुई सब्जियों पर गई और उसने कहा, हे भगवान, तुझे तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया? ये कैसे टमाटर लिए हैं? आधे तो गल रहे हैं और ये प्याज, ये भी अच्छे नहीं है। तुझे कुछ नहीं आता क्या? कांति की बातें सुनकर काजल ने अपने मन में कहा, हे भगवान, घर पर मेरा पति क्या कम था जो सास की तरह हरकतें करता है, और अब ये पड़ोसन भी सास की तरह मिल गई। ससुराल आते ही सोचा था सास नहीं है तो आराम से रहूंगी, लेकिन मेरी तो 2 सास है। काजल कुछ नहीं कहती और अपने घर आ जाती है। ऐसे ही जब पूरा परिवार साथ में खाना खा रहा था तो काजल ने सबके लिए अंडा करी बनाई थी। तभी प्रतीक ने कहा, काजल, एक काम करो, ये अंडा करी बच जाएगी और कल मंगलवार है तो तुम थोड़ी सी कांति आंटी को भी देकर आ जाओ। ठीक है जी, आप बोल रहे हैं तो मैं अभी देकर आ जाती हूँ। उन लोगों ने अभी खाना नहीं खाया होगा, उनके काम आ जाएगी। अब काजल अंडा करी लेकर कांति के घर जाती है। कांति ने जैसे ही अंडा करी देखी तो उसने कहा, ये कैसी अंडा करी बनाई है तुमने? ना ही इसमें रंग आया, ना अंडे को सब्जी में डालने से पहले फ्राई करना चाहिए था ना, इतना भी नहीं पता तुम्हें? आंटी जी, जैसे यूट्यूब पर रेसिपी मिली वही देखकर बना ली। वही तो कहूँ कि तुम्हारा पति मुझसे क्यों बोल रहा था परसों कि मेरी पत्नी को खाना बनाना नहीं आता, मैं उसे सिखा दूं। मैंने तो बोल दिया कि मुझे तो खुद के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। अब काजल अंडा कड़ी देकर घर वापस आ जाती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने घर आते ही प्रतीक से कहा, आपने कांति आंटी को ये बोला कि वो मुझे खाना बनाना सिखा दे, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता? क्या गलत बोला मैंने? तुम्हें सच में खाना बनाना नहीं आता? मैं तो कहता हूँ कि जब तुम कुछ दिनों के बाद अपने मायके रुकने जाओगे तो अपनी मम्मी से अच्छे से खाना बनाना सीख लेना। सभी लोगों ने खाना खा लिया। काजल बस अपने पति से बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी। जैसे ही प्रतीक खाना खाकर उठा तो उसने काजल से कहा, और हाँ काजल, मैं तुम्हें बोलना भूल गया था कि कैसी बहू हो तुम। ये झूठे बर्तन रात को रसोई में छोड़ देती हो। रसोई में गंदे बर्तन रात भर नहीं छोड़ने चाहिए, इतना भी नहीं पता? इसलिए सारे बर्तन साफ करके ही कमरे में आना। रहने दे बेटा, सुबह कर लेगी, अभी बहुत थकी हुई होगी। पापा, ये सब काजल की जिम्मेदारी है, वो नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? काजल, जितना बोला गया है उतना ही करना।
अब ऐसा ही होता है। काजल बेचारी थकी हारी पहले पूरा टेबल साफ करती है और उसके बाद बर्तन साफ करके कमरे में जाती है। तब तक प्रतीक आराम से घोड़े बेचकर सो चुका था। काजल अपना फोन हाथ में लेकर बैठी और उसने अपने कॉलेज की तस्वीर देखकर खुद से कहा, क्या क्या सोचकर इस घर में मैं आई थी कि बिना सास का ससुराल है तो आराम से रहूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पर तो मुझे 2-2 सास मिल जाएगी। ये सब कुछ मेरे साथ ही होना था क्या? अब काजल मरती क्या ना करती, उसके पास तो कोई और ऑप्शन था नहीं। उसे ऐसे ही अपनी दोनों सासों के साथ एडजस्ट करना पड़ रहा था। एक दिन काजल सुंदर सी साड़ी पहनकर मोहल्ले के मंदिर में जाती है और वहीं उसे कांति मिल जाती है और फिर से उसका घूंघट नीचे कर देती है और कहती है, बहू, शादी का कुछ साल हो गए हैं, उसके बाद जो मर्जी करना, लेकिन कुछ समय तो अपने ससुराल वालों की इज्जत रखो। ये घूंघट ऊपर नहीं होना चाहिए जब तक घर ना पहुंच जाओ तो। जी आंटी जी, जैसा आप बोलो। काजल अब मंदिर की सीढ़ियां उतर रही होती है तो 2 सीढ़ी पहले उनका पैर फिसल जाता है। उसके पैर में हल्की चोट आई है। जैसे ही वो घर आई तो प्रतीक भी उसे सुनाने लगा, थोड़ा ध्यान से चलना चाहिए था ना। साड़ी तो सभी औरतें पहनती है, अगर सारी औरतें गिरने लग गई तो क्या होगा? इसमें मेरी क्या गलती है? वो कांति आंटी ने इतना बड़ा घूंघट कर दिया था मेरा, इसलिए गिर गई मैं। अच्छा, तुम दोनों लड़ाई मत करो। काजल बेटा, वैसे भी तुझे माँ की याद आ रही होगी ना। जब तक तेरी तबीयत ठीक नहीं है तब तक तू अपने मायके रह करा, तुझे भी अच्छा लगेगा। पर पापा, अगर काजल चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? जाने दे बेटा, उसे भी अपने परिवार की याद आती होगी। अब काजल कुछ दिन सुकून के पल गुजारने के लिए अपने घर आ जाती है और जब वो घर आई तो उसकी सहेली आयुषी भी उससे मिलने आती है और आयुषी ने उसे गले लगाकर कहा, और बता कैसी है काजल, तेरा सास बिना ससुराल कैसा चल रहा है? अब तो बहुत खुश होगी ना तू। क्या बताऊं आयुषी, मेरी छोड़, तू बता तू कैसी है पहले, फिर बताऊंगी। मैं तो बहुत खुश हूँ यार। इतना ध्यान तो मेरा कभी मेरी मम्मी ने नहीं रखा जितना माँ जी रखती है। ऐसा लगता है जैसे मुझे मेरी असली माँ तो अब मिली है। क्यों झूठ बोल रही है आयुषी? सच बताना यार, मैं तो तेरी दोस्त हूँ। तू मेरी दोस्त है इसलिए सच बता रही हूँ। सच में मैं बहुत खुश हूँ। सुबह उठकर माँ जी सारा काम कर देती है, खाना बना देती है, मेरे साथ मूवीज भी देखती है, शॉपिंग करने जाती है। मुझे तो माँ जी के रूप में दोस्त मिल गई है। अब तू बता। क्या बताऊं यार, मेरी सास नहीं है, ये सिर्फ कहने की बात है, बल्कि मेरी तो वो 2 सास है। मेरा पति मूंछे वाली सास बनकर घूमता रहता है, हर चीज में कमी निकालता है। शायद मेरी सास भी इतनी नखरे नहीं करती जितनी वो करता है। तो तेरी दूसरी सास फिर तेरा ससुर होगा? अरे नहीं पागल, मेरे ससुर जी तो बहुत सीधे हैं, कुछ बोलते ही नहीं, जो दे रखा है वो खा लेते हैं, जैसे बोल दो रह लेते हैं। दूसरी सास है मेरी पड़ोसन। कहते हैं ना कि जिस बेटी का बाप नहीं होता तब तक उसके बाप सब बनते हैं, वैसे ही जिस बहू की सास नहीं होती तो सब उसकी सास बनते हैं। यार ये तो तेरे साथ ट्रेजेडी हो गई। कॉलेज के टाइम तो तू यही कहती थी कि तेरी सास ना हो, अब तेरी इच्छा तो पूरी हो गई, लेकिन भगवान ने बस कहानी में ट्विस्ट और टर्न डाल दिया। ऐसे ही आयुषी भी थोड़ी बातें करके अपने घर चली जाती है। वहीं काजल सुकून से अपने मायके में कुछ दिन गुजारती है। एक दिन उसने देखा तो उसकी दादी उसके लिए नाश्ता लेकर आई। दादी, आज आप नाश्ता लेकर क्यों आई हैं? माँ क्या कर रही हैं? फिर से आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है क्या? नहीं नहीं, वो अपने कमरे में आराम कर रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा कि उसके उठने से पहले सारा काम खुद कर दूं, खुश हो जाएगी वो। काजल ये बात सुनकर हैरान हो गई और हंसते हुए पूछने लगी, क्या बात हो गया दादी? वैसे तो आप दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी और अब आप माँ की इतनी फिक्र कर रही हो। ऐसी बात नहीं है, हम दोनों जितना भी आपस में लड़ाई कर ले, हम दोनों में शुरू से ही बहुत प्यार था, लेकिन तूने सिर्फ हमारा झगड़ा देखा। तेरे जाने के बाद जब हमें तेरी कमी खलने लगी तो हमने बस एक दूसरे से दोस्ती कर ली। अब हम ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ रहते हैं। और बेटा, बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि जब घर में 4 बर्तन होंगे तो बजेंगे ही। काजल ये बात सुनकर मायूस हो गई और उसे उदास देखकर उमा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या बात है काजल बेटा, तो उदास क्यों हो गई है? दादी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे ऐसा लगा था कि बिना सास वाले ससुराल में जाऊंगी तो खुश रहूंगी, हुक्म चलाऊंगी, लेकिन अब बस मैं वहाँ अकेले ही काम करती रहती हूँ, कोई ढंग से 2 बात करने वाला भी नहीं होता और मेरी सास भी नहीं है, तो हर कोई मेरी सास बनने की कोशिश करता है। यही तो होता है बेटा, छोटे पौधे को बड़े पेड़ के सहारे की जरूरत होती है और बुजुर्गों का साया तो आशीर्वाद की तरह होता है, जो कि बच्चों पर होना ही चाहिए। हाँ दादी, मुझे ये बात समझ आ गई है, लेकिन बहुत देरी हो गई है। कोई बात नहीं, अब जैसा मेरा परिवार है मैं एडजस्ट कर लूंगी। अगले कुछ दिनों में काजल की तबीयत ठीक हो गई और प्रतीक उसे लेने के लिए मायके आ गया।
काजल ने भारी मन से अपना सामान बांधा और घर वालों से विदा ली। घर लौटते समय रास्ते में काजल बिल्कुल शांत थी। वो सोच रही थी कि काश उसने अपनी माँ की बात मान ली होती। क्या हुआ काजल, घर से आते हुए दुखी क्यों? अब तो तुम पूरी तरह से ठीक हो, तो फिर ये खामोशी कैसी? कुछ नहीं जी, बस घर वालों की याद आ रही है। जैसे ही वो घर पहुंची, वहां पहले से ही कांति आंटी दरवाजे पर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने काजल को देखते ही टोकना शुरू कर दिया। अरे बहू, आ गई तू? देख तेरे पीछे से इस घर का क्या हाल हो गया है। प्रतीक और भाई साहब ने तो घर को कबाड़ खाना बना दिया था। और सुन, ये सूट पहनकर क्यों आई है? ससुराल की दहलीज पर साड़ी पहनकर कदम रखना था ना। काजल ने मन ही मन एक लंबी सांस लिया और मुस्कुराते हुए कहा, जी आंटी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। काजल जैसे ही अंदर आई, उसने देखा कि रसोई में बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। अब पूरा घर बिखरा हुआ था। प्रतीक ने उसे बिना आराम करने दिए आदेश दिया, काजल जल्दी से चाय बनाओ और फिर रसोई साफ करना। देखो कितनी गंदगी है, तुम्हें बिल्कुल भी सफाई का अंदाजा नहीं है क्या? काजल रसोई में गई और काम में जुट गई। उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगी कि कैसे उसकी माँ घर के हर काम में उसका हाथ बटाती थी और दादी उसे रसोई के छोटे छोटे नुस्खे सिखाती थी। यहाँ तो उसे टोकने वाले कई थे, लेकिन सिखाने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह काजल ने जल्दी उठकर सफाई की और नाश्ता बनाया। तभी अनिरुद्ध वहां आए और बोले, बेटा, आज प्रतीक के कुछ खास दोस्त आने वाले हैं, तुम जरा अच्छे से पकवान बना लेना। और हाँ, कांति को भी बुला लेना, वो तुम्हें बता देगी कि हमारे घर में मेहमानों का स्वागत कैसे होता है। दोपहर में कांति आंटी फिर से आदम की। उन्होंने रसोई का मोर्चा संभाल लिया और फिर काजल को निर्देश देने लगी, देख बहू, पनीर की सब्जी में मलाई ज्यादा मत डालना और रोटियां बिल्कुल गोल होनी चाहिए। प्रतीक के दोस्तों के सामने हमारी नाक मत कटवा देना। काजल का मन हुआ कि वो चिल्लाकर कह दे कि ये मेरा घर है, लेकिन वो चुप रही। शाम को जब मेहमान आए तो काजल ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। खाना सबको पसंद आया, लेकिन जैसे ही मेहमान गए, प्रतीक ने फिर से मीन मेक निकालना शुरू कर दिया। काजल, नमक फिर से थोड़ा तेज था और तुमने मेहमानों के सामने घूंघट छोटा क्यों कर रखा था? तुम्हें पता है ना कि हमारे मोहल्ले के लोग कितनी बातें करते हैं। काजल अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसकी आंखों में से आंसू आ गए। उसने पहली बार प्रतीक की आंखों में आंखें डालकर कहा, आप जानते हैं मेरी गलती क्या थी? मेरी गलती ये नहीं थी कि मुझे खाना बनाना नहीं आता या मुझे रीति रिवाज नहीं पता। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने सोचा कि एक घर बिना बुजुर्ग महिला के चल सकता है। अगर आज इस घर में मेरी सास होती तो वो मुझे ये भी सब सिखाती। वो प्रतीक की बेवजह की डांट से मुझे बचाती और कांति आंटी को मेरी जिंदगी में दखल देने से रोकती। काजल की बात सुनकर प्रतीक और अनिरुद्ध दोनों सुन रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि वो अनजाने में काजल पर कितना दबाव डाल रहे थे। बेटा, मुझे माफ कर दो, कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि प्रतीक तुम पर ज्यादा गुस्सा कर रहा है। मैं बस शांत रहा। मुझे माफ कर दो काजल, मैं बस चाहता था कि सब कुछ सही रहे, लेकिन मैं भूल गया कि तुम अभी इस घर को समझ रही हो। अब मैं सास बनने की कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारा पति बनकर तुम्हारा साथ दूंगा। अगली सुबह जब कांति आंटी फिर से कुछ टोकने के लिए आई तो प्रतीक ने पहले ही मोर्चा संभाल लिया। आंटी जी, काजल धीरे धीरे सब सीख जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। अब हम मिलकर इस घर को संभालेंगे। हद होती है, मैंने तो सोचा था कि बिना सास की वो है, थोड़ा बहुत भी सिखा दूंगी तो अच्छा होगा। कोई बात नहीं, आज के बाद यहाँ आऊंगी भी नहीं।